हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल STT विद वर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप APSSC मुख्य सेविका ANM JNM कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आदि की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण करती है। ऑप्शन है साप्ताहिक, 15 दिन पर, मासिक या फिर 6 माह पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मासिक करती है, यानी 1 महीने पर विजिट करती है। जो मुख्य सेविका होती हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र का जो है निरीक्षण 1 महीने पर करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन है जिम अरमान, चार्ल्स कूले, PH प्रभु, रॉबर्ट बीरस्टीड। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। इनका नाम जिमरमैन है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। जिमरमैन होगा, जिमरमैन इसका राइट आंसर होगा। यानी इन्होंने ये अवधारणा दी थी आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1955, 1956, 1958 या फिर 1961। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1956 में स्त्रियों तथा कन्याओं का यानी लड़कियों का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा डिटेल देख लेंगे इसका। मेन चीजें, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में पारित किया गया। विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भौड़े प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1946 में बनाया गया था सबसे पहले, जिसमें दोषी व्यक्तियों को 2000 रुपये का जुर्माना एवं 2 वर्ष तक के कारावास का दंड का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में किया गया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। इसके साथ ये अन्य डिटेल है, यानी ये इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 5। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जो है वो आपकी 5 स्तरों से गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, चाहे आप सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में। तो भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है वो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा।
देखेंगे थोड़ा डिटेल। भारत में कृषि क्षेत्रों में परीक्षण बेरोजगारी अधिक पाई जाती, परीक्षण नहीं रहेगा, परिच्छन रहेगा वही, परिच्छन बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारों का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। दूसरा ऑप्शन है सचेत व अचेत नियंत्रण। तीसरा है राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण। अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सामाजिक नियंत्रण में जो है आपका अब वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक नियंत्रण शामिल नहीं होते हैं इनके स्वरूप, बाकी सभी शामिल होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती ही है। तो देखेंगे क्वेश्चन, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक होती है। तो ऊर्जा सेवन का अनुशंसित जो स्तर होता है वो होता है आपका डी, यानी ए और बी दोनों होता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि समूह के व्यक्तियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सॉरी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। किसी व्यक्ति की बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई जो होता है, कहीं कहीं पर सीधे ऐसे भी लिख के क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ज्ञात करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? उसके वजन की, उसकी लंबाई की, वजन एवं लंबाई दोनों की, या फिर उसके आय की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उसके वजन एवं लंबाई दोनों की आवश्यकता होती है बीएमआई ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, या फिर विटामिन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी सभी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। आपका विटामिन बी भी जल में घुलनशील है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। और आपका ये इतना जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद अंडाणु का उत्सर्जन होता है? ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है वैसे। ऑप्शन है 18 डेज, 20 डेज, 14 डेज, या फिर 11 डेज, यानी दिन की बात की जा रही कितने दिन पर ये ओव्यूलेशन प्रारंभ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 14 दिन पे आरंभ हो जाता है। यहाँ थोड़ा डिटेल देखिए। स्त्री में रक्तस्राव का चक्र जो है यानी मासिक धर्म चक्र का
रक्तस्राव 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आरंभ हो जाता है, जो 40 से 50 वर्ष की अवस्था तक चलता है। इस काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों तक की अवधि पर से रक्त तथा इनकी आंतरिक दीवार से श्लेष्मा का स्राव होता है। यह रक्तस्राव 3 से 4 दिनों तक चलता है। इसे रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वो आपका सी था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 151। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास, बच्चे का विकास, अभियोक्ता का विकास, शारीरिक कौशल का विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जो होता है वो अभियोक्ता का विकास होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ थोड़ा देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास से आशय अभियोक्ता के विकास से है। संज्ञानात्मक विकास बालक या बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से इस योग बना देने से है, जिनका प्रयोग करके विभिन्न समस्याओं को आसानी से समझ सके और उनका समाधान कर सके। यानी जो आपका अभियोक्ता का विकास ही है जो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 152। थोड़ा छोटा कर देते हैं, तभी नहीं आ रहा है। नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है? ऑप्शन है स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम कर देता है, ये सही है। माँ का दूध शिशु की शारीरिक और मानसिक वृद्धि को बढ़ा देता है, ये भी फैक्ट सही है। स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव की कमी नहीं करता है। शिशु के सारे शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से, ये क्या है, गलत है ये, फैल, एक मिनट, यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा पच जाना, यानी पच जाता है। माँ का दूध जो है वो शिशु के शरीर में अच्छी तरह से पच जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो स्तनपान के बाद शिशु के शरीर में रक्तस्राव की कमी नहीं होती है। शिशु की नहीं है, माता के शरीर में जो है रक्तस्राव की कमी नहीं होती, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये फैक्ट सही नहीं है। यहाँ थोड़ा डिटेल देख लीजिए। स्तनपान नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार है। शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, अच्छी तरह से पच जाता है। माँ का दूध हर समय उचित तापमान पर उपलब्ध रहता है। स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है। स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम करता है एवं खून की कमी होने से बचाता है। स्तनपान से बच्चे का दिमाग तेज होता है, वजन में वृद्धि होती है तथा एलर्जी से बचा रहता है। इतने सारे नवजात शिशु को स्तनपान कराने से फायदे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 153। मातृ मृत्यु दर को रोकने में सरकार द्वारा प्रयास है, यानी सरकार द्वारा कौन सा प्रयास किया जा रहा है? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, सुमन योजना, यानी सुरक्षित मातृत्व श्वासन सुमन योजना ही है, सुमन योजना के नाम से उपर्युक्त सभी। तो मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। उपरोक्त सभी योजनाएं मातृ मृत्यु दर को कम करने में सहायक हैं। जननी सुरक्षा योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया था। सुमन योजना के तहत प्रसव के पूर्व एवं प्रसव के पश्चात गर्भवती स्त्री के पोषण संबंधी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाता है।
तो इतनी सारी सेवाएं दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 154। यहाँ रहेगा खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी की स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग या फिर पोजिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी ग्रिलिंग कहता है खाना पकाने की वो विधि जो गर्मी की स्रोत पर जो स्रोत होता है, यानी जहाँ पर उसके नीचे आग रखी जाती है या गर्म किया जाता है, तो उसे ग्रिलिंग कहा जाता है। थोड़ा देख लीजिए, खाना पकाने की विधि का नाम ग्रिलिंग है जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। इस विधि में भोजन को चमकदार आग तथा अधिक ताप पर पकाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। मनोवैज्ञानिक शाला रहेगा यहाँ पर। मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में उपस्थित है? ये आपके यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या फिर वाराणसी। तो जो मनोवैज्ञानिक शाला है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 156। एड्स में सबसे ज्यादा प्रयोग की गई दवा है। ऑप्शन है जुडोवुडिन यानी एजिडो, थाइमोडिन या माइकोनाजोल या फिर नॉनॉक्सिनॉल या फिर बिराजोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जुडोवुडिन जो है ये दवा एड्स में काफ़ी प्रयोग में चलती है, ये काफ़ी प्रचलित है, यानी इसका डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते हैं एड्स के मरीज के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। एनाफ्लीज रहेगा, काफ़ी आज मिस्टेक हुआ है। एनाफ्लीज मच्छर कौन से व्यक्ति वाहन करते हैं? सही विकल्प बताइए। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। यानी जो आपका एनाफ्लीज मच्छर है उसे कौन वाहन करता है? एनाफ्लीज मच्छर से जो वाहन करते हैं, ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, एक और तीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये तीनों हैं, चाहे वो मलेरिया हो, फाइलेरिया हो या फिर डेंगू हो। तो एनाफ्लीज मादा मच्छर जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 158। परामर्श की विशेषताएं हैं, आपको बताना होगा कि परामर्श की कौन सी विशेषताएं हैं। समस्या परक, सहायता प्रदान, दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क, उपर्युक्त सभी। ये सभी काउंसलिंग की विशेषताएं हैं, यानी परामर्श की विशेषताएं हैं। समस्या परक समाधान करना, सहायता प्रदान करना, दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 159। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940, 1949, ये हिंदू नहीं रहेगा, ये हिंद रहेगा। 1960, 1970। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1940 में स्थापित की गई थी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 160। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ऑप्शन है पोषण, शिक्षा, चिकित्सा या फिर टीकाकरण। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कई क्वेश्चन कराए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी टीकाकरण से संबंधित है। इसमें 7 टीके लगाए जाते हैं, यानी 7 रोगों से संबंधित टीके लगाए जाते हैं। तो आज की थी ये हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो
लाइव क्लास के लिए हमने कहा था, लाइव क्लास तो आपकी हो रही है, कनेक्ट हो जाती है, लेकिन आपके पीडीएफ का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम सभी से क्षमा मांगते हैं। जैसे ही अगर ऑप्शन मिल जाता है, सही हो जाता है, तो हम ज़रूर करेंगे लाइव क्लास। लेकिन अभी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाया, उसमें ऑप्शन ही पीडीएफ से जुड़ने का नहीं दे रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे लाइव करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।